हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट स्टडी मीडियम। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10 की सोशल साइंस की हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये रहेगा आपका सेकेंड पार्ट। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो आधा लेसन है वो पढ़ चुके हैं, यानी बहुत सारा हिस्सा हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब इसके बाद आज उसके आगे का पढ़ रहे हैं। आप हमारे चैनल में जाकर के इसके पिछले का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। और तो आज शुरू करते हैं कि आगे से जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे से। तो जस्ट अ सेकेंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको वो लेसन ओपन कर देता हूँ और इसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कल का जो हमारा सेशन था या कल का जो क्लास था उसमें हमने पढ़ लिया था लुई 16 के बारे में। जो यूरोप में है राष्ट्रवाद क्यों शुरू हुआ, ये लोगों में जागरूकता क्यों आई, और इसके अलावा नेपोलियन ने किस तरीके से जो है देश में लोगों को एकत्र करने की कोशिश करी, दूसरे जो राज्य हैं उनको जीता और फ्रांस में मिलाया। फिर बाद में नेपोलियन की हार हो जाती है अति उत्साहता के कारण, और फिर नेपोलियन का पतन हो जाता है 1815 के आसपास। जो है वियना संधि होती है, वियना शांति संधि आज हम पढ़ेंगे। नेपोलियन का पतन हो जाता है क्योंकि वो जो है और जो है वो अ, बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होकर के सब जगह वो आक्रमण करते हैं, और लगभग लास्ट जो उनका युद्ध रहता है 1813 वाला, और उसमें उनकी सेना हार जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी। इसके आगे जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग एक पेंसिल जरूर ले लीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक से ही पढ़ेंगे, अलग से कोई जबरदस्ती का नोट्स नहीं डालना चाहूँगा मैं। वैसे मैंने पीपीटी आपके लिए बना रखी है ताकि जगह जगह पे आपको समझा सकूं, पॉइंटर दे सकूं कि कौन कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा तरीके से याद रखने। फिर भी आप पेंसिल लीजिए और जो है बुक को ओपन करके रखिए, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे अलग से आपको जो है वो 3-4 नोट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर पीपीटी में भी आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि भाई 2-4 पीपीटी है, सबको इकट्ठा करना है, फिर उसको लिखना है। समय आपके पास कम रहता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, सभी को पढ़ना। तो कम से कम चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा समझना ये ज़रूरी होता है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ से देखते हैं, अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। राष्ट्र राज्य या सारी डेफिनेशंस ऑलरेडी कवर्ड है। आप एक बार पिछला जो लेक्चर है वो जरूर थोड़ा सा समझिएगा। वो फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए हो सकता है थोड़ा टेक्निकल या वॉइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट कंटेंट जानदार है। थोड़ा सा ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर आप मध्यवर्ती 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जाति समूहों का सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैम्बर्स ये क्या हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले जितने भी राज्य थे, साम्राज्य थे, वो सभी अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बने हुए थे। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि पहले राज्य इकट्ठा नहीं हुआ करते थे, और इसी वजह से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती थी। कारण यही था कि जो सभी राज्य थे वो अलग होते थे, सभी जनसमूहों में बटे होते थे। जैसे कि इसमें एल्प्स के टिरोल, एल्प्स पर्वत है वहां पर यूरोप में, इटली के जस्ट ऊपर। जैसे भारत में हिमालय है, इटली के जो इंडिया के नॉर्थ में, ऐसे ही इटली जो वहाँ का कंट्री है उसके जो नॉर्थ में है वो है आल्प्स। बिल्कुल हिमालय की तरह, वो भी बर्फ से ढका रहता है। तो टिरोल एक जनजाति हो सकती है या जाति हो सकती है। ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे।
हैम्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषाई प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। हमेशा से आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर भी जो स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, कुलीन रहते हैं, ज्यादा अमीर रहते हैं, उनकी एक भाषा भी बिल्कुल अलग रहती है। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैप्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, यानी कि जमींदारों के अधीन या अमीरों के अधीन। जैसे कि उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कर्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। अब देखिए, ऐसे ही लोगों के और कंट्रीज के नाम बनते हैं। जैसे बोहेमियन के अलावा देखो, स्लोवाक लोग रहते थे, इसलिए उनकी कंट्री स्लोवाकिया बनी बाद में। कार्नियोला, ठीक है, स्लोवेंस में स्लोवेनिया बना। क्रोएट से क्रोएशिया बना। इसी तरीके से यूरोप के कंट्रीज बने हुए हैं लोगों के ऊपर। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लोग आपस में किसी भी तरीके से मिले नहीं थे। उनमें सिर्फ और सिर्फ कोई चीज थी जिसकी वजह से वो मिले थे, वो ये था कि उनका राजा एक था। ठीक है, तो सिर्फ राजा के एक होने की वजह से वो सब एक थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई अलग तरीके की राष्ट्र प्रेम की भावना थी कि चलो ठीक है, राजा नहीं भी है तो भी हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम है, सम्मान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ राजा की वजह से सम्मान करते थे और राजा की वजह से ही वो एक थे। तो देखते हैं अब इसके बाद एक नया वर्ग शुरू हुआ वहां पर। क्या कि पहले अमीर होते थे और सीधे किसान होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप में औद्योगिकीकरण हुआ तो उसमें एक नया वर्ग जन्म लिया, और उस नए वर्ग का नाम था मध्य वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग तो हमेशा से ही था। राजा और जो नए नए बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो कुलीन वर्ग के ही अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जो नया मध्य वर्ग है वो यूरोप में शुरू हुआ। और किसी भी जगह पर अगर जब नया वर्ग प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो या होता है, तो लोगों में जन जागृतियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये या इसमें मैंने अब कल ही आपको एक बार बता दिया था, फिर भी देखो अगर आप लोग हैं तो एक बार ये चीज को समझिए। हायर क्लास में देखिए राजा और जो बड़े अधिकारी होते थे वो आते थे। मिडिल क्लास में अगर देखें तो मध्यम वर्ग में व्यापारी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और छोटे अधिकारी। लोअर क्लास में देखेंगे तो मजदूर, किसान, कारीगर और घरेलू नौकर। तो इस तरीके से जो समाज था वो पूरा का पूरा यूरोप का बटा हुआ था। ठीक है, तो अब इसको जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे महत्व प्रभुत्वशाली वर्ग था। अब सीधी बात है भाई, जिसके पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो सबसे बड़ा होगा और उन्हीं का राज चलेगा। तो यही चीज वहां पर भी थी। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, यानी उनकी अपनी लाइट भाषा होती थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। ये कोई बताने की बात नहीं है कि अमीर अमीर से ही शादी करेगा। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से छोटा समूह था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर देश में पूरे देश में मान लेते हैं कि लगभग एग्जाम्पल है ये, ठीक है, 10,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 में से मुश्किल से अमीर लोग 20 लोग होते थे। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा हुए तो उससे थोड़ा सा कम देखें तो 200 लोग सब मिला करके। इसमें से मध्य वर्ग भी थोड़ा बहुत शामिल हो जाता था। तो सोचो 10,000 में आप 2,000 कितना कम संख्या है, और इसके बाद बाकी सारे क्या होते थे, गरीब होते थे। तो गरीब में जो लोग होते थे वो कृषक होते थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अब देखिए, ये जो शब्द है ना जिसका होता है भूदास, दास मतलब होता है नौकर। ठीक है, भूदास, भू अर्थात भूमि और दास मतलब नौकर, मतलब जमीन के नौकर एक तरीके के होते थे। आपने एक शब्द सुना होगा, नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, अभी मैं ये चीजें सीख रहा हूँ। बंधुआ मजदूर,
बंधुआ मजदूर जो होते थे वो होते थे बंधे हुए रहते थे। होता क्या था कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसने उसको अपने जैसे बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो उसने क्या किया, वो उसके पास पैसे होते नहीं थे। वो गए जमींदार के पास, उन्होंने कहा कि मालिक आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे करके काम करके लौटा दूंगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने उसको पैसे दे दिए, मान लो 10,000 रुपए दे दिए। अब 10,000 रुपए ले तो लिया भाई, बेटी की शादी भी कर ली, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये 10,000 रुपए इतनी आसानी से चुकाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी कमाई ही रोज की लगभग 10 से 15 रुपए होती थी। अब 10 से 15 रुपए कमाने वाला 10,000 रुपए चुकाने में बहुत समय लगेगा, और ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ मूलधन हुआ करता था, इसके बाद लगता था ब्याज। और ब्याज, ये लोग गरीब लोग होते थे, अनपढ़ साहूकार या जमींदार होता था अमीर, तो और समझदार, तो वो कभी भी कितना भी रेट लगा देता था। जैसे कि हर महीने का मान लो कि उसने लगा दिया कि हर महीने का 10% लेगा। अब सोचिए कि हर महीने का 10%, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा। अपने आप में ज्यादा रकम हो रही है यहाँ पर, लगभग 1,000 रुपए ऐसे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ चलो 10% छोड़ो, आप 2% भी ले लेते हैं, ठीक है, तो भी तो 200 रुपये हो रहा है। तो 200 रुपये हो रहा है, और इस व्यक्ति की कमाई ही हर दिन की 10-15 रुपए है, तो महीने में 300 रुपये कमा रहा है। 300 कमा रहा है, और 200 रुपये उसका ब्याज ही बढ़ जा रहा है। तो किस तरीके से वो वापस कर पाएगा? तो बेचारा ब्याज ही जमा कर पाता था, और जो मूलधन है वो पूरा का पूरा रहा आता था। तो इस तरीके से वो उस बेचारी की पूरी जिंदगी जो है वो ऐसे ही चली जाती थी। और ऐसा तो है नहीं कि उसने एक बार उधार लिया, इसके बाद हो सकता है उसकी जिंदगी में और कोई परेशानी हो सकती है, बीमार हो सकता है, परिवार बीमार हो सकता है, बेटे की बस एक ही बेटी की शादी में इतना ले लिया, हो सकता है दूसरी बेटी की शादी हो। तो वो ना अपनी पूरी जीवन में अपने जो कर्ज है उससे मुक्ति नहीं हो पाते थे। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता था कि जब वो मर जाते थे, तो जब उनका बेटा रहता था, तो जमींदार जाके बोलता था कि तुम्हारे पिता ने हमसे कर्ज लिया है, वो तो नहीं भर पाया, लेकिन अब तुम भरोगे। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ कि अब उसका जो बेटा है वो हो जाता था बंधुआ मजदूर। वो क्या करता था, वो बेचारा बस खेती करता था उनके खेतों में, और सिर्फ वो उसको खाने के लिए पैसे देते थे। यानी सिर्फ और सिर्फ रोटी, 2 वक्त का खाना दे देते थे। क्यों? क्योंकि बाकी पूरी जो कमाई है उसकी वो कर्ज चुकाने में चली जाती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले वो बंधुआ मजदूर बना, वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, तो उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, एक तरीके से इस तरीके का सिस्टम पूरा चलने, इनहेरिटेंस चलने लगता था कि पहले जिसने कर्ज लिया वो कर रहा है जमींदार के यहाँ काम, फिर उसके बच्चे कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे कर रहे हैं। तो इनको किसी तरीके की सैलरी नहीं मिलती थी, 2 वक्त का खाना मिलता था, और बाकी 24 घंटे काम करना पड़ता था। इस तरीके का बहुत ही बुरी हालत थी इन भूदासों की। दूसरे तरीके से भी भूदास बनते थे, वो जो होते थे कि किसी और राजा ने किसी और देश पे आक्रमण किया, वहां के गरीब किसानों को अपने यहाँ पकड़ के ला दिया, और बस उनसे सिर्फ खेती कराई जा रही है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये कई तरीके के होते थे। तो अब देखिए, अब देखते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी ये बात। अब देखते हैं आगे कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। सीधी बात है भाई, अगर व्यवसाय है तो वो उस बाजार के उत्पादन के पर ही निर्भर रहेगा। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कई हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। आपको एक बार कल मैंने दिखा दिया था, अगर वापस से आप पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। ये उस समय के यूरोप का मैप है, जिसमें ये फ्रांस का एरिया है, ये यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि इंग्लैंड। तो यहाँ पर के लोग पहले से ही औद्योगिकीकरण में थे। आपको पता ही होगा कि भारत में अंग्रेज आ गए थे लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में, और उन्होंने बंगाल में अपना स्थापना करी। वहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्री, मद्रास में इंडस्ट्रीज, और सब जगह पे उन्होंने करी। इसके अलावा ना सिर्फ भारत, उन्होंने और कई देशों में अपनी कॉलोनियां खोल रखी थी। तो उनके पास लोगों का पैसा बहुत ज्यादा था, इसीलिए औद्योगिकी बहुत तेजी से यहाँ पर फैली। लेकिन ये जो फ्रांस और बाकी हैं, ये इतने ज्यादा अमीर नहीं थे। इनकी भी कॉलोनियां थी, पर ये इतने अमीर नहीं थे। इसी वजह से इन पे जो है औद्योगिकीकरण बहुत ही धीरे धीरे विकसित हुआ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, और श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग, जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर कहीं पर बहुत बड़ा व्यवसाय हो रहा है, यानी कि उद्योग चल रहे हैं, ठीक है, उद्योग चल रहे हैं, ये एक ही मात्रा लगेगी, एक मैं हटा देता हूँ। ठीक।
तो जैसे मान लेते हैं कि अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उद्योग चल रहा है और उद्योग में काम करने वाले कौन है, तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं यहाँ पे श्रमिक। अब सिर्फ और सिर्फ उद्योग में अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति थोड़े ना होगा, बीच के लोग भी होंगे, जैसे कि मैनेजर। ठीक है। अब धीरे धीरे आसपास मैनेजर है, उनके बच्चे हैं या कोई और है, वहां पे धीरे धीरे डॉक्टर भी होंगे, क्योंकि मैनेजर अपने बच्चों को ये इलाज करवाएगा, ये भी अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे। टीचर होंगे, क्योंकि बाकी जो लोग होंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे भी। श्रमिक के बच्चे तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैनेजर्स या और बाकी जो लोग होते थे उनके बच्चे पढ़ रहे होते थे। तो इस तरीके का जो व्यवस्था होती थी ना, तो ये जो लोग होते थे ये मध्यम वर्ग में आते थे। मैनेजर, डॉक्टर, टीचर या और भी जो दूसरे सेवा समूह के होते थे, क्योंकि डॉक्टर और टीचर तो सेवा समूह है, यानी सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग क्या होते हैं, किसी कंपनी में मैनेजर होते हैं, या डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, या ऐसे ही कोई सरकारी नौकरी में क्लर्क या ऐसी पोस्ट पे होते हैं। ठीक। तो श्रमिक वर्ग के लोग मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने मध्य यूरोपियन समूह का उसका। ठीक है, इसको आगे नहीं पढ़ते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या होती है जो आपको समझने वाली है, कि जो लोग उद्योगपति होते हैं और जो लोग श्रमिक होते हैं, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मिडिल क्लास होता है। ठीक है। तो इन लोगों में जान जो चेतना होती है वो ज्यादा होती है, और उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ाई भी करते हैं। आप लोग भी देखो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसमें ज्यादातर लोग क्या है, वो मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और नौकरियों और इन सारी चीजों के क्षेत्रों की ओर ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब है एक नया शब्द आपको मिलेगा, वो है उदारवादी राष्ट्रवाद और इसके मायने। अब उदारवादी राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने फैलाया है वो वही लोग हैं जो है मिडिल क्लास, यानी कि मध्यम वर्ग। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। कल मैंने आपको बताया था पहले से ही कि वाद शब्द का मतलब जहां भी लग जाता है उसका मतलब ये है कि उस चीज को बढ़ावा दिया जाना। तो उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म और उदारता को बढ़ावा देना। उदारवाद के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, इसको सबसे अच्छा आप यहाँ से समझिए। मैंने आपके लिए इसीलिए अलग से थोड़ा सा पेजेस बना दिए हैं ताकि इजिली आपको ये बात समझ में आ सके उदारवाद क्या होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद वो विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता पर बल दिया जाता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो कि इसी नाम से है, उस पर आपको ये सारे जो पीपीटी नोट्स है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट स्टडी मीडियम नाम से ही आपको टेलीग्राम में एक चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने देखते हैं हम क्या है। देखिए, सबसे पहले ऐसा समझिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति, विचार और जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये उनका मानना था जो उदारवादी लोग थे। समानता, सभी नागरिक नागरिक जो है कानून की नजर में समान हो। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। किसी भी गरीब को ज्यादा सजा मिल रही है, अमीर को पैसा होने की वजह से छोड़ दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतांत्रिक शासन अर्थात राजा का शासन और निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। सरकार जनता द्वारा चुनी जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। संविधान का शासन होना चाहिए, यानी कि एक बुक बनाई जाए जो कानूनों की हो और उसी कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए। राष्ट्र की एकता, समान भाषा, संस्कृति और साझा इतिहास के आधार पर एक संगठित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और सामंती विशेषाधिकारों का विरोध होना चाहिए, यानी कि जो जमींदार लोग हैं, जो राजा की तरफ से टैक्स वसूल करते हैं, लोगों से जमीन में खेती करवाते हैं, तो उनके जो विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का खून चूसते हैं, तथा सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। एक लाइन में अगर देखें तो इसका मतलब है स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता पर आधारित राष्ट्र की स्थापना। तो ये था राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। यही चीज है यहाँ पर जो आपको लिखी गई है। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे कि अभी मताधिकार की बात की, अभी हमने पढ़ा ना कि उदारवादी प्रजातंत्र में जो है वो राजा नहीं जो प्रजातंत्र होना चाहिए। तो प्रजातंत्र जब होगा तो उसमें क्या होगा, चुनाव होगा। और जब चुनाव होगा तो क्या जरूरी है चुनाव में,
कि सभी लोग वोट करें। अब जब सभी लोग वोट करें तो सबको पहले वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय पे क्या था, ये देखते हैं। देखो, पहले के समय में क्या था कि मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था, क्योंकि उनको लगता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है और वही सरकार बना सकता है। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी जो महिलाएं थीं और जो जिन पुरुषों के पास संपत्ति नहीं थी, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन कब हुआ था? लुई के बाद और नेपोलियन से पहले। तो जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई और उसने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ठीक है, तो महिलाओं और जो गरीब लोग थे उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से जो उदारवादी लोग थे उन्होंने इन सब के लिए आंदोलन किया। ठीक है, ऐसे ही देखें कि उदारवादियों ने और क्या किया, तो आपके बुक के हिसाब से देखें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के खत्म करने के पक्ष में था। मतलब वही बात है कि भाई जब एक राज्य से दूसरे राज्य सामान जा रहा है तो उसमें जबरदस्ती का टैक्स वसूली नहीं होनी चाहिए। मध्यम वर्गों की ये जोरदार मांग थी कि ये चीजें ठीक है। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। चलो एक उदाहरण समझते हैं बहुत अच्छे से। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। कौन सा महासंघ? जर्मन महासंघ। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 18 ये एग्जाम्पल कल हम समझ चुके हैं। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक। अब उसको क्या है, यहाँ तक पहुंचना है, ठीक। ये मान लो 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ उसको अपना माल बेचना है, लेकिन इतने से इतनी दूर जाने में, जबकि राज्य एक ही है, बस छोटे छोटे, मतलब एक बड़ा सा राष्ट्र है और छोटे छोटे राज्य है, मान लो 20-20 किलोमीटर के। अब 20-20 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पहुंचा, यहाँ अलग टैक्स देना पड़ रहा है उसको, यहाँ अलग टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ अलग टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ अलग टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसा करके उसका 1 रुपए का सामान अपने आप ही 10 रुपए का बन जा रहा है। अब वो इतना महंगा सामान हो जाएगा तो आसानी से कोई थोड़े ना खरीद पाएगा। तो ये चीजें वो समस्या थी उस समय पे। इतने ज्यादा टोल टैक्स लग जाते थे लोगों के, और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था। वर्तमान में कपड़े नापने का क्या पैमाना है? मीटर। उस समय क्या हुआ करता था? एले बोलते थे उसको, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। यानी कि आपने कहीं 1 मीटर खरीदा तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? आपको पता है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है। अब कहीं और गए तो वहां पे क्या, 1 मीटर का मतलब 80 सेंटीमीटर ही हुआ। तो मान लो तुम इस जगह के बाइक इस जगह पे ऐसे निकले और आपने 1 मीटर कपड़ा खरीद लिया, तो वहां तो 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा मिलेगा। लेकिन अगली जगह पे कहा, वहीं पे वही कपड़ा कितने मिल रहा है? 100 सेंटीमीटर का मिल रहा है टोटल, यानी कि 20 सेंटीमीटर ज्यादा मिल रहा है। तो इन सब चीजों पे बहुत असर पड़ रहा था। इससे क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने में बहुत कठिनाई हो रही थी, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेन जगह का नाम है, 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगल बगल के जितने भी जो शहर हैं सभी में अलग अलग रेट पे मिल रहा है। तो इससे क्या है ना कि जो व्यापार है उसमें बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही थी। तो नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। सही बात भी है भाई, हर चीज में क्या रोक टोक लगाना, और सारे जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन, ये एग्जाम में आता है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए।
इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, जो पहले 30 से ऊपर थी। यानी कि 30 अलग-अलग क्षेत्रों की मुद्राएं होती थी, मतलब कि करेंसी हुआ करती थी, तो उसको उन्होंने 2 करेंसीज में चेंज कर दिया। ठीक है, सही भी है ना? अब एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करते कहाँ फिरोगे? इससे अच्छा ये है कि कम से कम करेंसी हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो इससे आपको बार-बार इसमें उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? डॉलर चलता है। अगर आपके पास डॉलर है, तो उससे आप किसी भी मुद्रा को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके का होना चाहिए था जो उन्होंने किया कि एक ही मुद्रा कर दी जो सब पर हावी रहेगी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो ये तो था एक तरीके का आर्थिक राष्ट्रवाद। अब इसमें देखो, सबसे पहले जॉल्वेराइन समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे से जॉल्वेराइन को समझना चाहिए आपको, क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न 5 नंबर के भी आ सकते हैं और 2 नंबर के भी आ सकते हैं समटाइम्स। तो इसका मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1834 में जॉल्वेराइन बना। ये व्यापारियों के संघ ने इसको बनाया। ठीक है, पर्सिया के नेतृत्व में, अभी आपने पढ़ा प्रशा के नेतृत्व में। जर्मन राज्यों के बीच आंतरिक सीमा शुल्क को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इससे मुद्राओं की संख्या 30 से घटकर 2 रह गई और इसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की नींव रखी। परिणाम, सदस्य राज्यों के बीच मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड संभव हुआ। बाहरी देशों से आने वाले सामान पर एक समान शुल्क लगाया गया। व्यापार, उद्योग और परिवहन का तेजी से विकास हुआ। आर्थिक एकता बढ़ी, जिसने आगे चलकर जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। एक लाइन भी आप याद करके रखेंगे, वो भी काफी है। क्या? जॉल्वेराइन में क्या हुआ? व्यापार की एकता के लिए बनाया गया, जिससे आर्थिक एकता हुई और जर्मनी का राष्ट्रीयकरण अंत में इसी वजह से हो पाया। ये जो बॉक्स रहते हैं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आप थोड़ा सा एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ खास लिखा नहीं है। ये समझिए, ठीक। जॉल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उनके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी। उससे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक, तो जॉल्वेराइन का अर्थ और जॉल्वेराइन का मतलब जो अर्थशास्त्री ने क्या लगाया है, फ्राइड्रिक लस्ट ने, वो भी आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। आई होप सो कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जॉल्वेरिन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आर्थिक उदारवाद जो है वो हमने पढ़ा, बस वो चीज। ठीक, अब जो अगला टॉपिक है वो है 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। अब चलिए फिर से बैक पे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। बैक पे चलते हैं, मतलब कहाँ बैक पे चलते हैं? जब नेपोलियन के हाथ से सत्ता गई थी। उसके पहले आपको याद होगा कि लुई 16 थे, उनको हटा करके बीच में कुछ दिनों तक, लगभग 14-15 साल तक एक अलग राज्य रहा। और उसके बाद जो है नेपोलियन ने सत्ता संभाली, और नेपोलियन की 1815 में जो है वो सत्ता छिन जाती है, और फिर एक नया जो है, नए लोग सत्ता में आते हैं। अब जो वो नए लोग सत्ता में आते हैं ना, हमको अब उनके बारे में पढ़ना है। ठीक, रूढ़िवाद शब्द का उपयोग मैंने आपको बता ही दिया था। अर्थ क्या होता है? वाद शब्द का मतलब होता है बढ़ावा देना, और रूढ़ि का मतलब होता है, रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो पुरानी विचारधारा रखते हैं। जैसे कि आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पुरानी मान्यताओं पर बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि नहीं, पहले वाला समय ही सही था। अभी जो शादियां अरेंज मैरिज है वही होनी चाहिए, लोगों को घूंघट में ही रखना चाहिए, मतलब स्त्रियों को घूंघट में ही रखना चाहिए। और तो इस तरीके की जो चीजें हैं, या बुर्के में रखना चाहिए, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये रूढ़िवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ऐसा जो रूढ़िवाद था वो सामाजिक रूप में भी था, समाज में भी बहुत सारे रूढ़िवाद चलते थे। तो अभी जो फ्रांस में है वो, वहां किस तरीके का रूढ़िवाद था, समझते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़वाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़वादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति
और परिवार को बढ़ाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले युद्ध के दौर में अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये तो जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ये बात तो पता चल गई थी कि अब वापस से रूढ़िवाद में जाने का कोई मतलब है नहीं। भले ही कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो अमीर लोग थे, कुलीन लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, और वो सपोर्ट करने का कारण ये था कि जब जनता की सत्ता आ जाती है तो जो अमीर लोग होते हैं या जो कुलीन लोग थे, उनके हाथों से सत्ता छिन जाती है। तो वो क्यों ही चाहेंगे कि जनता के हाथ में शासन रहे या जो जनता चाहती है वैसा हो? नहीं चाहेंगे ना। इसी वजह से उन्होंने रूढ़िवाद को बढ़ावा दिया, यानी पुरानी परंपराएं जैसी चल रही थी, जैसे राजतंत्र था, राजा की सत्ता चलती थी, वैसा ही चलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। क्यों? क्योंकि जब से प्रजातंत्र आया तब से उनके हाथों से पावर छूट चुकी थी। ठीक, तो देखते हैं आगे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। ठीक है, और यहां से आपको ध्यान रखना है वियना संधि। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अभी इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? वियना समझौता और वियना का सम्मेलन। तो सबसे पहले तो आप बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद आसान हो जाएगा समझना। इसको थोड़ा सा टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस व्यक्ति के बारे में समझिए जिसका नाम था क्लेमेंस वॉन मेटरनिक। ये वो व्यक्ति था जिसने रूढ़िवादिता को बढ़ाया। यानी कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए था कि हमेशा जो चीजें पहले से जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहे। जो समाज में बदलाव हुआ, प्रजातंत्र हुआ, लोगों को अपने अधिकार मिले, सभी को सुविधाएं मिली, वोटर शुरू हुआ, मताधिकार शुरू हुआ, वो सारी चीजें सही नहीं है। इस वजह से क्लेमेंस वॉन मेटरनिक जो था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था, उसको ये सब पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया, जब नेपोलियन का पतन हुआ उसके बाद से उन्होंने एक जगह, सारे देश एक जगह इकट्ठा हुए जिस जगह का नाम था वियना, और वहां पर उन्होंने नए नियम बनाए। वापस से लोगों पे किस तरीके से कंट्रोल रखना है, किस तरीके से लोगों पर राज करना है। अब इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, यूरोप में पुराने राजवंशों को फिर से सत्ता में लाना। ठीक, यही था ना, यही चर्चा हुई थी। मैंने आपको बताया कि इनको क्या था कि इनको पसंद नहीं आई प्रजातंत्र। दूसरा क्या था कि नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को समाप्त करना। यानी नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे, समाज में नवाचार किए थे, उन सभी बदलावों को समाप्त करना। जितनी भी जगहों को उसने जीता था और सबको एक राष्ट्र बनाया था, उसको समाप्त करना। राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों को दबाना। अब देखिए, राष्ट्रवाद और उदारवाद में क्या हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई सब लोग समान हैं, सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, औरतों को भी जो है वो उनको मताधिकार देना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा क्या है, यूरोप में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखना। कहने का मतलब ये है कि ये बस ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम अपना कंट्रोल सब पर बनाए रखें, क्योंकि अगर जनता का शासन हो गया तो फिर सब स्वतंत्र रहना चाहेंगे। और इसी तरीके से इसमें निर्णय क्या क्या लिया गया? फ्रांस में बोरबोन वंश को फिर से सत्ता दे दी गई। आपको याद होगा कि जो मैंने कल आपको बताया था कि लुई 16 जो था वो बोरबोन वंश का शासक था, और फ्रांस में पहले से भी जो 14-15 शासक हुए थे वो सभी बोरबोन वंश के ही थे। जब जब नेपोलियन का शासन हुआ और उसके पहले जो विद्रोह हुआ था, इस वजह से बोरबोन वंश को हटा दिया गया था और लुई 16 और उनकी रानी को मार दिया गया था। लेकिन उन्होंने वापस से बोरबोन वंश को ही बिठाया। यानी कि हो सकता है उसका भी नाम भी लुई ही रहा हो, कोई ना कोई, क्योंकि उनके सारे नाम ही लुई रहते हैं। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः वितरण किया गया। यानी कि नेपोलियन ने जितने को जीत करके, जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे सबको जीत करके उन्होंने इकट्ठा कर कर रखा था, एक राज्य बना रखा था, तो उन्होंने वापस से सबको
अलग अलग कर दिया। यूरोप का नक्शा इस प्रकार बदला गया कि फ्रांस दोबारा शक्तिशाली ना बन सके। कई पुराने शासकों को उनके राज्य वापस दे दिए गए। देखिए, जो ये है ना, यूरोप का नक्शा इस प्रकार बदला गया कि फ्रांस दोबारा शक्तिशाली ना बन सके। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। रीजन ये है कि आपकी एक एक्टिविटी भी है, उसको आप देखेंगे जब मैं यहाँ पर आगे चल करके। यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। तो वो कौन कौन से हैं, ये देखिए। ये पहले का मैप है और इधर वाला बाद का मैप, यानी वियना समझौते के बाद का यूरोप और वियना समझौते से पहले का यूरोप। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लेना आप, ठीक। यहां पर देखिए, फ्रांसीसी साम्राज्य नेपोलियन के समय पर कितना फैल गया, यहां तक चारों तरफ फ्रांसीसी साम्राज्य बहुत ज्यादा दूर, यानी जितना भी ये है ना, आपको बैगनी कलर में दिख रहा होगा, इवन ये सारे क्षेत्र भी नेपोलियन ने जीत लिए थे। लेकिन अब आइए वापस देखते हैं कि वियना समझौते के बाद के क्या हालात हैं। फ्रांस को देखिए यहाँ तक सीमित कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड एक नया बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। ये आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोल के बता दे रहा हूँ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर के नीदरलैंड बनाया गया। जर्मन परिसंघ बनाया गया। प्रशा जो अलग था, उसका राइन का क्षेत्र थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया। देखिए यहाँ पर राइन और जर्मन को देखिए, और यहाँ पर देखिए राइन का क्षेत्र, राइन वहां पर जिस क्षेत्र को बोला जाता है, वैसे तो वो मोस्टली राइन नदी का क्षेत्र है, लेकिन वहां पर एक राइन नाम की नदी भी है जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है, और उसी के नाम पर उस जगह का क्षेत्र भी है। और ये पूरा हिस्सा, फिर ये ऊपर वाला द्वीप अगर आप देखेंगे तो दोनों द्वीप ही है जो फ्रांस के हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वियना संधि के बाद तो ये वाला क्षेत्र जो है वो किसी और को दे दिया गया है, और ये क्षेत्र किसी और को दे दिया गया है, ठीक। यानी ये फ्रांस के साथ है और ये अलग से कर दिया गया है। इसके अलावा रूस को भी पोलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, यहाँ पर रूसी साम्राज्य था उसको भी। तो कुल मिलाकर के कोशिश क्या की गई कि फ्रांस की सीमाएं सीमित कर दी जाएं, ताकि बढ़े ना। यहाँ एक अलग से राज्य बना दिया, यहाँ पे पूरा इन्होंने रोक दिया एक नया राज्य बना के। इसी तरीके से यहाँ पर चारों तरीके से, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को घेरा गया, ताकि फ्रांस वापस से दूसरे देशों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अंदर ना मिला सके। तो ये चीजें थी जो कि था जो वियना संधि था। इसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ है, फिर भी एक बार बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। समझिए, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। पढ़ चुके हैं हम इसको। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुरो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, हम पढ़ चुके हैं। और जिन पर कब्जा था नेपोलियन का, उसको हटा दिया गया, ये भी पढ़ चुके हैं। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, ये हमने मैप में देखा। तो लगभग सारी चीजें ही कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटेन, यूरोप, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आगे देखते हैं नीदरलैंड राज्य स्थापित हुआ। ये सब मुझे लगता है वापस नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा चीज जो इसमें जरूरी है, एक और चीज जो समझनी थी, वो ये था कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। अब वियना संधि की, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी वापस से राजतंत्र। और कौन बैठा, जो है बुरबोन वंश अगेन से शासन करने लगा फ्रांस में। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे, यानी कि जो नए राज्य जो बने थे वो आलोचना नहीं बर्दाश्त करते थे। आलोचना का मतलब क्या है कि अखबार में छप रहा है उनके बारे में, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको ये सब पसंद नहीं आता था। वो क्या करते थे, सीधे लोगों को उठाते थे और जेल में डाल देते थे। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नए नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लाना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा जो था प्रेस की आजादी।
ठीक है, तो बाकी तो सब हमने पढ़ ही लिया कि कैसे कंट्रोल कर रहे थे वो लोग, और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल कर रहे थे वो प्रेस को कर रहे थे। अब प्रेस को कंट्रोल करने का रीज़न ये है कि प्रेस ही सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा माध्यम था जो बहुत जल्दी से यहाँ की बात वहाँ पहुँचाता था, और उसी में सबसे ज़्यादा जो है वो बुद्धिमान लोग होते थे जो कि सरकार की आलोचना किया करते थे। अगर सरकार ने कुछ गलत कर दिया, किसी को गलत सज़ा दे दी, तो ये सारा जो आवाज़ है वो कौन उठाता था? मीडिया उठाता है या प्रेस उठाता है? आज के समय में मीडिया ज़्यादातर है, वैसे तो प्रेस भी होते हैं, अखबार आपके पास आते होंगे तो समझते हैं। तो देखो, इसको एक किसी एक जो उस समय के एक पेंटर थे, क्या नाम है पेंटर का, देखिए ज़रा। अ, शायद इसमें अभी नाम मेंशन नहीं है, ठीक है? अभी मैं देखता हूँ इसको। तो सिर्फ और सिर्फ पहले चित्र पढ़िए कि एक अनाम व्यंग चित्र बनाया गया, उसमें बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा था कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। यानी कि लोगों के सोचने तक में पाबंदी लगा दी गई थी। और इसमें दाएं तरफ के क्लब पे नियमों की सूची है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो नियम कानून लिखे हुए डिस्क्लेमर्स, या आपको क्या लिखा हुआ है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, यानी कि आप आवाज नहीं उठा सकते। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए, जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। यानी कि एक मोहरा आता है, ये देखिए मास्क तरीके का, जिससे क्या है कि लोगों के मुंह में लगा दिया गया है ताकि ये ज्यादा बोल ना पाए। एक तरीका है कि ये प्रतीकात्मक है, यानी व्यंग्य के तौर पर बनाया गया है। और कोई राइटर क्यों ही अपना फोटो, या पेंटर कोई अपना क्यों ही फोटो लगाएगा या नाम लगाएगा, नहीं तो वो भी जेल में डाल दिया जाएगा। इस वजह से शायद उन्होंने पेंटिंग में अपना नाम नहीं डाला। ठीक, अब देखिए, जब इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं, यानी कि ना प्रेस को बोलने दिया जा रहा है, ना लोगों को अपना अधिकार दिया जा रहा है, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है, वापस से निरंकुश शासन आ गया है, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता होती है और इच्छा होती है कि वो इस तरीके की निरंकुश शासन को वापस से उखाड़ फेंके। लेकिन होता क्या है कि उनके ऊपर सरकार बहुत दबाव बना के रखती है। अगर गलती से भी उन्हें किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है जो कि लोगों में जो है वो ज्ञान संचार करने की भावना प्रेरित कर रहा है, लोगों को सरकार के प्रति भड़का रहा है, तो उस ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। अब हम उन्हीं व्यक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ कदम उठाए और एक अच्छा साम्राज्य, जब चाहे फ्रांसीसी साम्राज्य हो, चाहे जर्मन साम्राज्य हो, चाहे ऑस्ट्रिया का साम्राज्य हो, प्रसा का साम्राज्य हो, सभी को एक एकीकृत में बांधने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा जाता था। क्रांतिकारी हमेशा वो व्यक्ति होते हैं जो वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, यानी कि क्रांति करना चाहते हैं। आप बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं, बुक में इसका क्या मतलब दिया हुआ है। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन आए। अब देखिए, आमने सामने तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो है छोटे मोटे और गुप्त संगठन बनाए ताकि सरकार को इस बात का पता ना चले, लेकिन जो क्रांति की आग है वो लोगों में धीरे धीरे करके भड़काई जा सके। तो इसमें उन्होंने क्या-क्या किया? ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना की, आजादी को संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अब देखिए, आपको एक नए व्यक्ति के बारे में पता चलेगा, वो है क्रांतिकारी ज्योत्सेपी मेसनी। उनका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 26 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी उन्हें जो देश था वहां से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनको लगा रहा था कि ये हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिनके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेसनी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई होती थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। अब उसमें क्या था कि इटली बहुत छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन मेत्सली का क्या कहना था कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा भाई, राज्य और राष्ट्र जो होता है वो हमेशा एक बड़ा क्षेत्र होता है। ऐसे छोटे-छोटे राज्य अगर आपस में लड़ते रहेंगे, तो ऐसे किसी बड़े राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी।
और यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उनके इस मॉडल की देखा-देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मेसनी ने रूढ़वादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब मैटरनिख ने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मैटरनिख कौन था? जो रूढ़िवादियों को फॉलो करता था और रूढ़िवादी व्यवस्था को रखना चाहता था। लेकिन मेसनी क्या करना चाहते थे? वो नई व्यवस्था लाना चाहते थे। इसीलिए मैटरनिख ने उनको क्या कहा? सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। ये चीज आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ये शब्द किसने किसके लिए कहा? ठीक है। अब थोड़ा सा ये एक इमेज है जिसमें मेसनी और बर्न में 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की उन्होंने। और ये एक गुप्त क्षेत्र था, इसीलिए उन्होंने ये कोई बड़ा आंदोलन बाहर नहीं किया, उन्होंने किसी घर के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही हैं। मेसनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या थे और उन्होंने क्या क्या किया था। देखिए, इनको मेजनी भी बोलते हैं क्योंकि स्पेलिंग जो है वो इनकी कुछ ऐसी होती है, स्पेलिंग Mazzni। जन्म 1805 ईस्वी जेनोवा इटली में हुआ। 1820 के दशक में कार्बोनारी नमक युक्त क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। हमने पढ़ा है अभी अभी। 26 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया। फ्रांस में यंग इटली और दूसरा कौन सा था? एक यंग यूरोप। तो उन्होंने दो चीजों की स्थापना की, पहला यंग इटली और यंग यूरोप। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। ठीक, यंग इटली और यंग यूरोप। मेजनी का मानना था कि राष्ट्र जनता की इच्छा से बनना चाहिए, ना कि राजाओं के शासन से। सही बात है। उनके विचारों ने इटली और पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। कार्बोनारी क्या था? कार्बोनारी इटली का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो विदेशी शासन और निरंकुश राजतंत्र का विरोध करता था। तो देखिए, आपको ये चीजें हैं। ये देखो, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। और दूसरा, कार्बोनारी के बारे में आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं इस समझने के लिए अपने लेसन में। ठीक है, अब यहां से शुरू हुआ क्रांतियों का युग। 1 मिनट दीजिएगा। क्रांतियों का युग। अब युग क्यों शुरू हुआ? क्योंकि शुरुआत क्रांतिकारियों ने कर दी थी। सबसे पहले मेसनी ने कर दी। अब इसके बाद उनको फॉलो करके, उनको देखते हुए बाकी लोग भी अपने अपने देशों में क्रांति करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्होंने तो इटली में शुरुआत करी है, लेकिन इटली के बाद फ्रांस है, जर्मनी है, या दूसरे जो दूसरे राज्य हैं, वहां के लोग भी उनसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से राजतंत्र को हटाया जा सकता है और प्रजातंत्र की बहाली की जा सकती है। जैसे जैसे रूढ़वादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित, मध्यवर्गीय, विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। अब देखते हैं कि प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। 1815 में एक विद्रोह जो खत्म हो गया था, यानी कि नेपोलियन के शासन के बाद से ये जो 15 साल थे, इसमें ये सब चल रहा था। क्या कि बुरबन वंश ने वापस से शासन शुरू कर दिया, रूढ़वादियों ने अपनी चीजें बढ़ाई, अपनी वापस से सत्ता बढ़ाई, लेकिन लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। इसी वजह से फ्रांस में पहला विद्रोह 1830 में, यानी 15 साल बाद फिर से शुरू हुआ, जिसमें बुर्बो राजा 1815 के बाद रूढ़वादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में आया था, उसे अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अब लो जी, इनके हाथों से लुई ही बन रहे हैं। पहले भी लुई शासक था, अब इस बार लुई फिलिप है। तो थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि भाई जो राजतंत्र खत्म हुआ, इसके बाद बना लुई फिलिप। ठीक है, फिलिप है ये, शाह मत समझना। ठीक है, लुई फिलिप। मैटरनिक कौन है? वो रूढ़वादी व्यक्ति। मैटरनिक ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब मैटरनिक ऐसा क्यों करेगा?
कहेगा क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता पूरे दुनिया में दिखाना चाह रहा था। इसलिए क्या बोलता था? क्योंकि वो फ्रांस में रहता था, तो फ्रांस के राजा को खुश करने के लिए क्या बोलता था कि जब फ्रांस छींकता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा महत्व रखता है फ्रांस पूरे यूरोप में। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी कि पहले ब्रसेल्स और यूनाइटेड किंगडम जो थे वो मिलकर के नीदरलैंड्स बनाए थे, लेकिन बाद में ये दोनों क्षेत्र भी अलग हो गए। तो एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया, वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब ठीक समय पे वहां पर यूनान जो देश था, यूनान देश के साथ भी समस्या हो रही थी। यूनान देश के साथ क्या समस्या थी कि 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य, अब देखिए, थोड़ा सा आप देख लो तो थोड़ा आपका जो है वो मैप में माइंड बना रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर है ये ऑटोमन साम्राज्य, जिसको उस्मानी साम्राज्य लिखा हुआ है ना, ये है ऑटोमन साम्राज्य। और यहाँ पर कहीं पर भी था यूनान, ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था वो यूनान हिस्सा था, लेकिन बहुत दिनों से वो दबाव में चल रहा था। तो यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ। होता यही है ना कि हम जब देखते हैं कि दूसरे लोग स्वतंत्र हो रहे हैं, तो हमारे अंदर भी चेतना आती है और हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो यूनान में भी वही चीज शुरू हो गई। यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध, ऑटोमन साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था? मुस्लिम साम्राज्य था। तो उसके विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो यूनान वाला फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। रीजन ये है कि कुस्तुनतुनिया की संधि से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि के बारे में बताइए, या कुस्तुनतुनिया का संधि का संबंध किस देश से है, तो यूनान देश से है। या यूनान की स्वतंत्रता कब बहाल हुई या किसकी वजह से बहाल हुई, तो कुस्तुनतुनिया की संधि से हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। कुस्तुनतुनिया से संबंधित भी आपको एक जो है बराबर फैक्ट मैंने तैयार कर दिए हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, ये 2 नंबर के लिए बहुत सही है और 5 नंबर के लिए भी। यूनान ग्रीस की स्वतंत्रता, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई, वर्ष 1832। और वर्तमान में क्या है कुस्तुनतुनिया? इस्तांबुल। पक्ष उस्मानी ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपीय शक्तियां। मुख्य परिणाम यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको जो है पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप चेक कर लीजिएगा, और वहां से चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, या 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की, तो आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहानी समझनी जरूरी है। कहानी आपको समझ में आ गई तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, लास्ट में जब होगा तो मैं आपको पूरा जो लेसन है ना, उसके जो छोटी छोटी एक एक 1 लाइनर्स है ना, वो सारे आपको ऐसा रिवीजन करवा दूंगा कि आपको भूलने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज शुरू होती है, वो है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यानी लोगों में राष्ट्रीय भावना किस तरीके से पनपनी शुरू हुई। अब इसको देखते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्रांति तो शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ क्रांति कहने से तो नहीं होती। तो किस किस तरीके से क्रांति बढ़ाई गई आगे, उसमें है कि अगला है जो राष्ट्र पे कैसे राष्ट्रीय भावना लोगों में घोली गई। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध हो और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। जितने भी ये टॉपिक है ना, ये रोमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना हो, चाहे क्रांतिकारी हो, या और उसके पहले उदारवाद, ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इन्हीं सारी चीजों ने सहायता की। चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो उदारवाद हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे रोमानी कल्पना हो, ये सारी चीजें।
कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो कैसे राष्ट्रवाद को भावना दे सकती हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब ऐसा नहीं है ना कि लोग हमेशा सिर्फ बात करते रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि कई जगह पे जैसे जब आंदोलन होते हैं तो जरूरी नहीं कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलते रहते हैं। नहीं, कुछ स्लोगन्स भी होते हैं, जो कविताएं होती हैं, स्लोगन्स होते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, ताकि उनके अंदर जो है मोटिवेशन बना रहे। कुछ कविताएं होती हैं जो गाई जाती हैं, राष्ट्र से संबंधित गीत गाए जाते हैं। जैसे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो कितनी सारी कविताएं लिखी गई थी। अपने झंडे को की भी लेकर लिखी गई थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, या और भी बहुत सारे थे जो कविताओं के, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसपे कवियों और लेखकों का योगदान होता है, जो ऐसी चीजें लिखते हैं ताकि ये चीजें लोगों के दिल तक घर कर जाएं। चाहे अपने यहाँ पे वंदे मातरम गीत हो, जो सबसे पहले एक गान बना राष्ट्रीय भावना के लिए, ऐसे ही दूसरे देशों में भी होता था। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाएगा। यानी कि जितने भी कवि लेखक थे या जो भी रोमानीवाद को बढ़ावा देना चाह रहे थे, वो क्या करते थे कि चाहे पुरानी कहानियां हों, चाहे अपनी ऐतिहासिक कहानियां हों, ऐतिहासिक कविताएं हों, वो सारी चीजों को लोगों तक लाना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ज्यादा तर्क वितर्क करो, विज्ञान की तरफ जाओ तो ही राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। राष्ट्रीय भावना का विकास इस तरीके से भी किया जा सकता है। इवन इससे ज्यादा किया जा सकता है कि जब आपको पता चलता है ना कि आपका पास्ट क्या है, आप कितने बढ़िया हैं, आपके परिवार या आपके पहले जो आपका संस्कृत है कितना समृद्ध था, तो इससे अपने अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो चीज वो करना चाह रहे थे। तो जर्मन दार्शनिक योहान ग्राडफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें की गई, जैसे कि लोगों ने कहानियां एकत्र करी जो लोक भाषा में चलती थी। जैसे गांव-गांव में जो कहानियां प्रचलित थी, जो अच्छी बातें थी, तो वो सारी चीजें को इकट्ठा करके लोगों के अंदर भावना जगाने की कोशिश की गई। एक कहानी भी दी गई है यहाँ पर, उसको जरूर पढ़िए ताकि सिर्फ ये कहानी पढ़ने से आपको बाकी सारी चीजें याद रहेंगी। दो भाई थे, ग्रिम बंधु। ठीक, तो जो ग्रिम दोनों भाई थे, वो क्या करते थे, उन्होंने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि लोगों में चेतना जगाने के लिए, ये देखिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से बड़ा कर देता हूँ। लोगों ने ग्रिम बंधुओं की कहानी पढ़ते हैं कि ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से जाना माना नाम है। फेरी टेल्स मतलब फेरी टेल्स, कहानियां। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। 1785 एंड 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक गाथाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वो लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी अभी तक की लोक कथाएं थी, उनकी जानकारी लिखकर ले लेते थे। ये कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थीं। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया, यानी छपवा दिया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। जब आप अपनी भाषा को बढ़ावा देते हैं, जब आप अपने साहित्य को बढ़ावा देते हैं, तो लोगों में अपने आप ही जो अपनी भावना है, अपने देश के प्रति भावना है, वो प्रबल होती है। अब भारत देश में देख लीजिए, जब आप हिंदी के बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो आपको आपके अपने अंदर पहले से ही अलग से जोश आ जाता है। जबकि हम इंग्लिश
ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमें नौकरी के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन जब आप हिंदी की बात करेंगे या संस्कृत की बात करेंगे, तो आपके अंदर एक अलग सी जो है वो भावना पनप जाती है। तो ये चीज़ होती है अपनी जो राष्ट्र की चीज़ें होती हैं, जब उनको बढ़ावा दिया जाता है, तो मन में इस तरीके की भावनाएँ ज़्यादा जो है प्रबल हो जाती हैं। तो ग्रिम बंधुओं के साथ भी यही था जो उन्होंने किया। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। यानी वो जर्मन के रहने वाले थे, तो उनका मानना ये था कि जब फ्रांस अपना अगर पूरा कंट्रोल हमें कंट्रोल में ले लेगा, तो फिर हमारी संस्कृति तो बचेगी नहीं, क्योंकि हम तो जर्मन हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर फ्रांस आ जाएगा, हमारे ऊपर फ्रांस आ जाएगा, तो फ्रांसीसी भाषा चलेगी, तो हमारा तो पूरा का पूरा जो संस्कृति है वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की थी, वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुए। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषाओं को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा माना करते थे। ठीक, तो ये चीजें थी जो इन दोनों बच्चों की कहानियों के माध्यम से, आप ये दोनों भाइयों की कहानियों के माध्यम से आप समझ समझ गए होंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपने देश में, अपने देश की जो संस्कृति, पुरानी संस्कृति है, पुरानी कहानियां हैं, उनको ज्यादातर बढ़ाने में कैसे कोशिश की, किस तरीके से मेहनत की। अब देखिए आगे का जो है भाषा। तो ये तो कहानियां थी, ये भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद जो रशिया है उसने कब्जा किया कहाँ पर, जब कब्जा कर लिया उसने यूरोप के कुछ हिस्से में, तब पॉलिश भाषा चलती थी, वहां पे पॉलिश भाषा चलती थी पहले। तो उन्होंने क्या किया कि पॉलिश भाषा को हटाया और बलपूर्वक कौन सा लगा दिया, रूसी भाषा लगा दी। इससे भी लोगों में असंतोष हो गया, होना ही था, क्योंकि आप समझ ही चुके हैं कि अपनी भाषा का कितना ज्यादा महत्व होता है। इस वजह से रूस के विरुद्ध 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है कि शस्त्रों के साथ लोगों ने सिर्फ आंदोलन नहीं किया सड़कों पे, सीधे गोलियां मार देते थे या तलवार मार देते थे, इस तरीके से। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया, चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल किया, यानी जो उनकी अपनी खुद की भाषा थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारी उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज देते थे। साइबेरिया बहुत ही ठंडा इलाका है रूस में। आप मैप अगर रसिया का देखेंगे तो उसमें जो साइबेरिया है बहुत ही ठंडा इलाका है, मतलब वहाँ जीना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए जेल में वहां पर भेज देते थे ये लोग। जैसे भारत में अगर किसी को जेल होती थी तो अंग्रेज उसको अंडमान निकोबार भेजते थे, वहां की सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहा जाता है। ऐसे ही रूस हर देश में होता है, तो रूस में कौन सी जगह होती थी, साइबेरिया, बहुत ही ठंडी जगह। क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी रूस की भाषा लादने की बजाय पोलिश भाषा को ज्यादा महत्व दिया। जैसे कि जब हमारे देश में जब अंग्रेजों ने हम पर जो अपनी जो अंग्रेजी थोपी, सब कुछ किया, तो लोगों ने हिंदी भाषा में कविता करनी शुरू की, हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की, और बाद में जो है वो अपना देश भी हिंदुस्तान उस समय कहा गया। तो इस तरीके से अपनी भावनाओं को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, और ताकि लोग इससे ज़्यादा जुड़ सकें और विदेशों का बहिष्कार कर सकें, विदेशी लोगों का बहिष्कार कर सकें। तो देखिए किस किस तरीके से हमने संघर्ष कर लिया, आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी चीजें हो गई थी। हमने किया जो है रोमानी तरीके से कर लिया, और कहानियों को इकट्ठा करके कर लिया, क्रांतिकारियों ने कर लिया। अब एक और तरीका था, जो था कि लोगों लोग जब भूख से मर रहे थे और उन्होंने जिंदगी में जो कठिनाइयां देखी, इससे भी विद्रोह को एक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। कैसे? 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर लोगों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, जैसा कि आज की स्थिति भी ऐसी है। क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब वस्तुओं में रहने लगी। देखिए क्या होता था कि सीधी बात है, जब कहीं भी नगरीकरण होता है किसी क्षेत्र पे, तो नगरीकरण होने से ही ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सभी अच्छे घर बन जाते हैं, कुछ भी होता है। गांव से लोग रोजगार की इच्छा में आते हैं और शहर में बस जाते हैं।
जब आप ट्रेन से कहीं भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी झुग्गी बस्तियां आपको ट्रेन स्टेशन के अगल बगल दिखती हैं, या ट्रेन स्टेशन के अगल बगल ना भी हों तो भी आप देखते होंगे कि हर अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो जब भी आप शहर से गांव की तरफ या गांव से शहर की तरफ, दोनों एक ही बात है, जाते होंगे तो बीच में आपको बहुत सारी ऐसी झुग्गी बस्तियां मिलती होंगी। क्यों? क्योंकि वो लोग कई किलोमीटर दूर से शहर में नौकरी करने आए हैं लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो एक छोटा सा टेंट या छोटा सा ऐसा करके अपनी आजीविका जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या था कि ऐसे में इन लोगों, ये सभी लोग थे, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनसे वंचित रहते थे। न ढंग से पानी मिलता था, न ढंग से खाना मिलता था, और नौकरी भी 12, 14, 15, 20 घंटे करवाई जाती थी। इस वजह से इन लोगों में भी बहुत असंतोष हो गया था। ठीक है, क्योंकि इनकी जीवन जो है वो भी बहुत कठिन हो चुका था। और उस समय पे जो सबसे ज्यादा उद्योग चल रहे थे वो थे कपड़ा उद्योग। तो उन कपड़े उद्योगों में लगातार काम चलते रहते थे, और ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए तरसते रहते थे। काम करते थे और बराबर पगार भी नहीं मिलती थी, बराबर सैलरी भी नहीं मिलती थी। इस वजह वजह से व्यापक क्षेत्र में गरीबी और बीमारियां फैली रहती थी। और यही कारण था कि लोगों के अंदर अविश्वास सरकार के प्रति बहुत ज्यादा जागा, और इन्होंने समझा कि प्रजातंत्र होना चाहिए, राजा तंत्र से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के खून चूसने के लिए है। तो इस वजह से लोगों ने विद्रोह किया सरकार के खिलाफ। अब देखते हैं आगे। ये देखिए जो है कृषकों का ये विद्रोह है। ये एक इमेज दिखाई गई है जिसमें कृषक जो है वो जमींदारों के प्रति गुस्सा हो रहे हैं। एक कहानी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिसिलिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। यानी कि कच्चा माल देते थे और जो कपड़ा था उनसे लेते थे, लेकिन उनको जो मेहनताना था, जो मेहनत लगती थी कपड़ा बनाने में, वो प्रॉपर तरीके से पेमेंट नहीं करते थे। तब लोगों के अंदर गुस्सा आया और क्या हुआ उस दिन, ये देखिए। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले, यानी गांव का आबादी कितना था, 18,000 के आसपास, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा न- उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। यानी लोग बाग नो क्या डिसाइड किया कि चलो यार आज तो भाई चलते हैं, और आज ठेकेदार है उसका तो मतलब उससे बात करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, पैसे बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो। अगर नहीं बढ़ाएगा तो सीधे वहीं पर हंगामा कर देंगे। तो क्या किया उन्होंने, वे ज्यादा मजदूरी की मांग करते हुए पहुंचे, और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। यानी उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, सभी बोले अरे भागो तुम यहाँ से, या तो उनको धमकी दी गई कि सुधर जाओ वरना अगली बार तुमको मार देंगे। तो इससे क्या हुआ कि किसान और ज्यादा परेशान हो गए। इसलिए क्या किया उन्होंने कि किसानों की पूरी भीड़ जो है वो जबरदस्ती घर में घुस गई। किसके घर में घुस गई? वो जो ठेकेदार था उसके घर में घुस गई, और उसके घर की चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। नफीस मतलब क्या होता है? बहुत ही कीमती चीजें तोड़ दी। और एक अन्य गुट ने भंडार गृह पर घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। अच्छा, बच गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लोग इस तरीके से परेशान हो जाते थे। अब किसी को कितना ज्यादा परेशान करेंगे तो वो कब तक सहेगा? एक समय तो आएगा जब वो विद्रोह कर देगा, और लोगों ने वही किया। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप खुद से भी एक बार समझना है कि सिसिलियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको पता ही होगा कि क्या कारण है। क्योंकि उनको वेतन बराबर नहीं मिलता था, कच्चा माल तो दिया जाता था, लेकिन उनको मेहनताना बराबर नहीं मिलता था, और जब वो माँगने जाते थे, तो क्या करते थे? उनके साथ घृणा होती थी और धमकियाँ दी जाती थी।
ये गतिविधि भी आप समझ लेना कि कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसने चीजों को बदलते हुए देखा है। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। और इन सब चीजों पे ना आप इनको इग्नोर मत किया कीजिए। अगर आपने कभी भी इन सब चीजों को लिखने की कोशिश की ना अपने खाली समय पे, तो आप देखना आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और फिर आंसर आपको ना रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी ना लिखते लिखते चीजें कि अच्छा ये कारण था और इससे ऐसा हो रहा था। तो फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं चीजें। तो रटना कम से कम कीजिए। और यही रीजन है कि मैं समझा रहा हूँ और आपको बुक की जो बिटवीन द लाइन्स चीजें हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि भले ही लेक्चर में समय लगे पर आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। क्योंकि देखो पॉइंट टू पॉइंट रट के आप नंबर तो ला लोगे, लेकिन जो दिमाग का विकास है ना, वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ, वो भाग गया। लोगों ने जब उसके उन हंगामा किया तो ठेकेदार क्या किया, भाग गया अपने पड़ोस रिश्तेदार के यहाँ। और वहां क्या किया, 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उनकी मदद से लौटा। यानी कहीं जा करके छिप गया और फिर उसके बाद उसने फोन किया। अब फोन तो उस समय था नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही कि वो बुलाया होगा, फिर सेना को बुलाया होगा, राजा को फोन करके राजा को बुलाया होगा, मैसेज भेजा होगा। और उसके बाद कितना बुरा अंत हुआ बेचारे बुनकरों का, कि आंदोलन में जो थे, कि उसके बाद टकराव हुआ और उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो सोचिए कि राजतंत्र कितना निरंकुश था। इसी वजह से लोगों को प्रजातंत्र लाने की जिद करनी पड़ी। जनता का शासन होना इसलिए जरूरी है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि हम यूरोप की क्रांति क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगी चीजें कि कैसे बदलाव लाया जाता है या कैसे बदलाव होता है। अब देखिए उदारवादियों की क्रांति पढ़ते हैं। ठीक। अब उदारवादी लोग कौन से लोग थे? मध्यम वर्ग था। हम पहले ही समझ चुके हैं इस बारे में, उदारवादियों के बारे में। ठीक। लेकिन फिर भी आइए समझते हैं एक बार उदारवादियों का जो पूरा सा सिस्टम था क्या था, उनकी लाइफस्टाइल और क्या चीजें थी। तो हम वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख मायने क्या थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक शासन, राष्ट्रीय एकता, सामंती विशेषाधिकारों का विरोध। और उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ था? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता पर आधारित राष्ट्र की स्थापना करना। तो इससे आप सिर्फ आंसर के हिसाब से समझ जाएंगे। और जो अगर आप देखेंगे तो इसमें सिंपल सी चीज ये है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश, देखिए कहाँ गया, हाँ, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर समानांतर मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली। ठीक। पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। यानी एक तरफ मजदूर किसान विद्रोह कर रहे थे, दूसरी तरफ कौन कर रहा था विद्रोह? मध्य वर्ग। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। राजा गया तो अब कौन रहेगा? प्रजातंत्र या गणतंत्र, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य में अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की। संविधानवाद का क्या मतलब है? कि एक बुक होना चाहिए, नियमों की बुक, और उसी के हिसाब से राज्य का शासन चलना चाहिए। किसी की अपनी मर्जी का शासन नहीं चलेगा। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। और यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। संसद जहां भी होती है वहां हमेशा जनता का ही शासन होता है, क्योंकि संसद को कौन चुनती है? जनता। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है, तो हम, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। इसी तरीके से देखिए कि फ्रैंकफर्ट शहर में एक जो संसद है वो बनी। और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, मतलब एक चर्च में यह संसद जो है आयोजन हुआ। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था।
जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को ताज पहचाने की पेशकश की, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो देखो, यहाँ पर राजा अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम जनता की शासन को संभालेंगे या हम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, हम राजा इन्हीं को रहने देते हैं, लेकिन संसद चलेगी, यानी जनता का रहेगा। लेकिन राजा देखो क्या कर रहा है, वो ताज पहनने की कोई ताज भी नहीं पहन रहा। क्यों? क्योंकि वो तो ये चाहता है कि भाई नहीं, हमारा तो इकलौता शासन होना चाहिए, निरंकुश शासन होना चाहिए। तो इतनी आसानी से जो क्रांतियां है वो चीजों को बदलाव नहीं ला पाती, बहुत समस्या होती है, जो कि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। आसानी से थोड़े ना बदल जाती है चीजें, समय लगता है। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। अब ये सबसे चीज गलत हुई कि जो मध्य वर्ग था, उसको जो है गरीबों और मजदूरों का साथ देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं साथ दिया, और इसी वजह से ये थोड़ी सी संसद असफल हो गई, जिसने उनका समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। ठीक, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। वो ये था कि पहले तो ये कि लोगों ने सोचा तो सही कि हम प्रजातंत्र करेंगे, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि वो उन्होंने सबको एक साथ नहीं रखा। जब सबको आप साथ नहीं रखेंगे, तो कैसे बात बनेगी? अब देखिए, ये जो इमेज है, ये वहीं का है। सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद हुई, और उस समय का समकालीन चित्र है, जिसमें से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो कि निर्णय में भाग लेंगे। इधर महिलाएं हैं, इधर गरीब और कमजोर वर्ग है। ठीक, तो अगर ये सब दर्शक दीर्घा में है, यानी कि इनको इनको किसी निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनाया गया, ना ही वो अपना कोई पॉइंट रख सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ सुन सकती थी। और जो राजा था वो क्या किया कि उसने ताज पहनने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको जनता का शासन पसंद नहीं आया। तो स्त्रियों को क्यों नहीं था भाई उस समय पे? देखते हैं जरा कि स्त्रियों के साथ क्या किया जाता था उस समय, उनको क्यों अधिकार नहीं दिए थे। देखिए, स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, पढ़ते हैं। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने क्या विचार किए व्यक्त किए? प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। देख रहे हैं, यहीं से उन्होंने अलग अलग कर दिया। पुरुष जो ज्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है। निर्भीक मतलब क्या है? निडर। और मुक्त मतलब स्वतंत्र। उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया है, और वह कानून, उत्पादन तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिला जो कमजोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। आप देखिए, इस तरीके से अगर वो स्त्रियों के प्रति मानसिकता रखते थे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनको वोट करने का अधिकार देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइजे आर्टो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। नारीवाद का मतलब क्या था, आपको पता है ना? कि नारियों की स्वतंत्रता, उनकी समानता और उनसे जुड़े अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, वाद शब्द को मैं बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में समझाया हूं। वर्ड टू वर्ड समझ जाना, नहीं तो आप जिंदगी भर याद करते रह जाओगे। याद नहीं करना है, समझना है शब्द का मतलब। 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। देखिए, महिला हैं तो इन्होंने नारीवादी महिला है, इन्होंने महिलाओं के लिए क्या लिखा। आइए हम ये पूछें कि कितने पुरुष, जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं, सभी लोगों, सभी इंसानों की आजादी के लिए तैयार होंगे? जब उनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे, हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए, यानी पुरुष। और सही भी है, किसी देश में अगर मान लीजिए कि 100 पुरुष हैं, मतलब 100 नहीं कहते, 1 लाख पुरुष हैं, तो 1 लाख पुरुष में से 1 लाख पुरुष हैं तो 1 लाख महिलाएं भी तो होंगी, क्योंकि प्रकृति में हमेशा पुरुष और महिलाएं तो बराबर ही होती हैं, और संख्या भी बराबर होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी के लिए कानून बना रहे हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों के लिए कानून बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो नारीवादी महिला क्या लिखती हैं, मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य है, यानी स्वतंत्रता को आप बांट नहीं सकते कि पुरुष स्वतंत्र रहेंगे, स्त्री स्वतंत्र नहीं रहेंगी। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परितंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। पाठक कौन होता है? जो पढ़ता है। संपादक कौन होता है? जो पत्र, जो अखबार छापता है या लिखता है। तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी। एक पाठक ने जो पेपर पढ़ता था उसने लिखा, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उन्हीं के लिए पुरुषों के लिए जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। ये अन्याय क्यों? क्या ये लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है कि वह पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को काफी संपत्ति की मालकिन होती हैं, उन्हें इस हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज्यादा योगदान देती हैं। कहने का मतलब यही कि उसका पूछना यह था कि भाई ये क्या तरीका है कि एक यानी अनपढ़ गंवार पूरी तरीके से ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ गाय चराता है, भैंस चराता है, उसको आपने सिर्फ इस बेसिस पे वोट देने का अधिकार दे रखा है क्योंकि वो पुरुष है। जबकि उससे कई गुना समझदार कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो समझदार हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी भी है और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही समझ के, लेकिन आप उनको नहीं दे रहे हो वोट देने का अधिकार। तो वो उसने सवाल किया था। तो इस पत्र और इस जो यहाँ पर जो चर्चा हुई, इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की उस समय क्या स्थिति थी। और ये तो यूरोप की बात है। अब सोचिए हम यूरोप से कितना पीछे थे। तो जब यूरोप में ये हालात थे, भारत में क्या हालात रहे होंगे। ठीक है, सोचिएगा इस बात पे। नारीवाद हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक बार, फिर भी आप देखो तो परिभाषा रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगी। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। ये फ्रैंकफर्ट की संसद के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया। और वो वही चीज है कि भाई औरतों को इतना भी नहीं दिया गया था मौका कि वो वहां पर बैठ सके, उनको सिर्फ और सिर्फ किनारे पे खड़ा रखा गया था। ठीक। तो ये थी अब तक की चर्चा और लेसन। अब देखिए ये 18 नंबर पेज पर मैं ये लेसन को अभी कंप्लीट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए जब चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपका रिवीजन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करवा दूंगा, लेकिन मेरा बस एक उद्देश्य है कि आपको बुक की एक एक चीजें एक बार तो एटलीस्ट पढ़ी होनी चाहिए। और कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि कहानियों के हिसाब से आपको समझाऊं, ताकि आपको जब कभी भी कोई भी थोड़ी सी भी चीज क्लिक हो दिमाग में, तो आपको पूरी घटनाक्रम याद आ जाए। जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम आगे की जितनी भी टॉपिक है, जिसमें कि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो, चाहे दूसरी और भी चीजें हों, वो सब कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे वो जो चैनल है उसी पर, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक ध्यान रखिए। और बहुत पढ़ लिया, और अब खेलने चाहिए।